चेचन्या, ये वो नाम है जो रूस से भी टकरा चुका है। सोवियत संघ का एक छोटा सा मुल्क जो अपनी आजादी के लिए रूस से भिड़ा भी और लड़ा भी, लेकिन आज वही चेचन्या रूस के साथ मिलकर खड़ा है और यूक्रेन के खिलाफ जंग में उसके लड़ाके रूस के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। आखिर पुतिन और चेचन्या के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में वो पुतिन के वफादार बन चुके हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि चेचन्या के लड़ाके कौन हैं और कैसे रूस से कभी लोहा लेने वाला चेचन्या पुतिन का वफादार कैसे हो गया। तो सुनिए, चेचन्या पूर्वी यूरोप के कॉकस क्षेत्र के उत्तरी भाग में बसा है। चेचन्या आज भले ही रशियन फेडरेशन का हिस्सा है, लेकिन कभी चेचन्या के लड़ाके रूस के खिलाफ थे। चेचन्या मुस्लिम बहुल देश है। इसने 1919 में सोवियत संघ से अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, लेकिन सोवियत संघ ने चेचन्या पर हमला कर दिया। तत्कालीन सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने चेचन्या के लोगों को सर्बिया जाने का आदेश दे दिया। कुछ सालों बाद जब निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता बने तो उन्होंने चेचन्या के लोगों को लौटने को कहा और इस तरह से जब तक सोवियत संघ रहा, चेचन्या अपनी आजादी के लिए लड़ता रहा। दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो चेचन्या अलग देश बन गया, लेकिन इस छोटे से देश पर रूस की नजर हमेशा बनी रही। 1994 में रूस ने चेचन्या पर हमला कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में रूस की हार हुई। जुलाई 1999 में चेचन्या के लड़ाकों और रूसी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई और इसी के साथ रूस और चेचन्या के बीच दूसरा युद्ध शुरू हुआ। इस बीच व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने और सन 2000 में उन्होंने चेचन्या पर रूस के शासन का ऐलान कर दिया। जून 2000 में अखमत कादिरोव को चेचन्या का नेता घोषित किया गया। मार्च 2003 में चेचन्या में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें ज्यादातर लोगों ने चेचन्या को रशियन फेडरेशन का हिस्सा बनाने के पक्ष में वोट किया। चेचन फाइटर्स है, उनको बहुत घातक लड़ाकू माना जाता है और उनको माना जाता है कि वो देखते नहीं है, सिर्फ गोली चलाते हैं, ऐसा माना जाता है। उनको बहुत क्रूर माना जाता है और ये सच भी है, लेकिन उनका जो रोल है इस लड़ाई में या उनकी जो भूमिका है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो रशियन आर्मी की भूमिका को नजरअंदाज किया जा सके। कहीं छोटा मोटा उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं कीव के बाहर, इर्पिन के इलाके में। 2004 में अखमत कादिरोव की हत्या हो गई। उसके बाद उनके बेटे रमजान कादिरोव चेचन्या के राष्ट्रपति बने। डेली मेल के मुताबिक चेचन फोर्स चेचन्या की फेडरल गार्ड सर्विस की दक्षिणी बटालियन के लड़ाके हैं। इसमें हजारों लड़ाके मौजूद हैं। माना जाता है कि चेचन्या के लड़ाके अक्सर जंगलों में ही रहते हैं। ये लड़ाके अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं और अब दावा किया जा रहा है कि वही लड़ाके यूक्रेन में रूस का साथ देने के लिए जंग में उतर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। तो पुतिन और उनकी रणनीति कई तरीकों से देखी जा सकती है। जिस तरह से वो चेचन्या के लोगों का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लड़ाकों का अपने हित में। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर नेटो देशों का बड़ा ऐलान है। 4 नए बैटल ग्रुप तैनात करेगा नेटो और पोलैंड और उसके इर्द गिर्द जो ये तमाम तैनातियां इस वक्त हो रही हैं, इसका क्या असर होगा ये आपको सीधे लिए चलते हैं। गीता मोहन हमारी सहयोगी मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि अब डर ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, न सिर्फ यूक्रेन में नेटो का या फिर बाइडेन का आना, ये आने वाले वक्त में पुतिन के दिमाग पर क्या असर डालेगा? पुतिन कैसे बैकलैश कर सकते हैं? पुतिन क्या कर सकते हैं? इस पर सबकी नजर है। गीता, रहे वहां तक सीमित रहे। गीता, तो आपके ऑडियो में अच्छा आ गया। जी अंजना, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बोलिए गीता। जी अंजना, 8 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 10 हो, नेटो पोलैंड और ईस्टर्न यूक्रेन में रख रहे हैं इन ग्रुप को, इन बैटल ग्रुप को। यूक्रेन नहीं भेज रहे, तो यूक्रेन की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। वही दूसरी तरफ रूस ने काफी डिटरमिन सैंक्शंस के बावजूद कहा है कि जब तक न्यूट्रलिटी नहीं होगा यूक्रेन में, जब तक यूक्रेन इस मुद्दे पर नहीं कर लेता, वो नेटो की बात नहीं करेगा या नेटो से जुड़ने की बात करेगा, तब सीज फायर नहीं होगा, पीस नहीं आ सकता। यहाँ अगर मॉस्को की बात करें तो अभी भी इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो फील नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि रूस एक जो सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्री रहा है, उन्हें आता है सैंक्शन को कैसे झेलना है। इस बार सैंक्शन हार्श है, इसलिए
इकोनॉमी अभी डूबी नहीं है। जो फॉरेन ट्रेड करते हैं, जो डॉलर्स के साथ डील करते हैं, उनको जरूर काफी धक्का लगा है। स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस अब बंद कर दिए गए हैं। जी जी जी, बने रहिए आप हमारे साथ। जल्दी से राजेश पवार के पास चलते हैं। राजेश, कीव के हालात। देखिए, कीव शहर में आज काफी धमाके हुए हैं। सुबह 30 रॉकेट फायर हुए थे यहाँ पर। वो किसने फायर किए थे? यूक्रेन आर्मी ने किए थे रूसी सेना के ऊपर, या यूक्रेन के अंदर हुए थे? इसी कोई पुष्टि कहीं से अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद भी 3-4 बड़े धमाके हुए हैं कीव के अंदर। कल भी धमाके हुए थे। तो पिछले 48 घंटे में जो धमाके हो रहे हैं, जो रॉकेट से फायर हो रहा है, मिसाइल से फायर हुआ है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा जो ग्राउंड फोर्सेस के एक्शन है वो लगभग 0 रहे हैं इसके आसपास। एक छोटा सा निकोलेव करके गांव है जहां पे रूस जो यूक्रेन फौज ने उसको वापस ले लिया है। इस पे रूसी फौज ने पहले कब्जा किया था। लेकिन जो इसके आसपास मेन एक्सेस हैं, चाहे वो इरपिन में हो, चाहे ब्रोवरिक इलाके में हो, चाहे बोचा में हो, वहां रूसी फौज डटी हुई है। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं की है। जो खबर आई है कि वहां ट्रेंचेस खोद रहे हैं, खड्डे खोद रहे हैं डिफेंसेस बनाने के लिए। और इसको देख के ये प्रतीत होता है कि उनकी जो मंशा है वो कीव को चारों तरफ से घेरने की है, एक लंबा सीज लगाने की है, ताकि कीव मजबूर हो जाए सरेंडर करने के लिए। ऐसा लगता है कि वो अभी ये प्लान नहीं कर रहे कीव के अंदर घुसना या अपने इक्विपमेंट भेजना, क्योंकि उससे सैनिक बहुत ज्यादा हताहत होंगे, इक्विपमेंट का लॉस बहुत ज्यादा होगा, और जो सिविलियन मरेंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। इसके अलावा यूक्रेन में छुटपुट लड़ाई दोनेत्स्क और लुगांस्क ओब्लास्ट से आई है। बाकी कहीं ज्यादा ग्राउंड पर पिछले 48 घंटे में ग्राउंड फोर्सेस का एक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। धन्यवाद आपका। गीता मोहन, राजेश पवार, धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।